बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? कॉपी और पेंसिल अपनी निकाल लें ताकि लेक्चर आप स्टार्ट करते हैं। आप कोशिश किया करें लेक्चर को साथ साथ नोट किया करें, क्योंकि आपके जो अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं ना, वो किसी दूसरे के लिखे हुए नोट्स का कभी मैच नहीं कर सकते। और जब भी आप कभी एग्ज़ाम में या टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो अगर आप लोगों ने खुद से वो चीज़ें लिखी होती हैं तो आपको वो फ़ौरन से माइंड में आ जाती हैं कि इस बात को सर ने कैसे एक्सप्लेन किया था, इसको कैसे एक्सप्लेन किया था। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने नोट्स खुद साथ साथ बनाया करें। और कोशिश किया करें, नोट्स बनाने का आसान मेथड यही है कि जो ही लेक्चर स्टार्ट हो साथ साथ जो टीचर्स पढ़ाते जा रहे हैं अपने साथ साथ चीज़ों को लिखते जाएँ। और जहाँ पर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है उस पॉइंट पे वीडियो को स्टॉप करके उसके बारे में सोच लें, या वीडियो थोड़ी सी पीछे ले जाएं तो खुद ही वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे आपके डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। बाकी अगर फर्दर आपके डाउट्स हैं अगर स्टिल, तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए जूम पे अपनी क्लासेस अरेंज की हुई हैं। वहाँ पर आप जूम की डिस्कशन क्लासेस में लाइव आकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो आज बच्चे इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट उसकी कुछ यूँ है, डिस्क्राइब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। साथ में ये भी लिखते हैं ऑफ कैपेसिटर कि डिस्क्राइब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिफाइन टाइम कांस्टेंट, दो बातें होगी। आल्सो राइट एप्लीकेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और इसकी एप्लीकेशन भी लिखें। हमारी बुक में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की 2 एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन वाली बात अगर बोर्ड में कहे तो आप लिख दें। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग यूँ ही आता होता है कि डिस्क्राइब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो अगर वो एप्लीकेशन नहीं कहता तो फिर आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम में एप्लीकेशन कह देता है तो फिर आप मस्त लिखेंगे। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपकी अलहदा से दोनों शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं कि आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया हो और आपसे ये कहे कि उस एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करें, तो दोनों एप्लीकेशंस अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकती हैं। शुरू करते हैं आज के लेक्चर बच्चों। कॉपी पेंसिल आप लोग अपने निकाल लें। मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे एक सर्किट बना दी है। इस सर्किट में आप लोगों ने कहना है कि सपोज ये पेपर में आप भी स्टार्ट करेंगे तो सर्किट से स्टार्ट लेंगे। आप लोगों ने कहना है कंसीडर सर्किट इन विच ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C इज़ कनेक्टेड विद द रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस R है, और इन दोनों कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ये वायर्स हैं, वायर्स की मदद से एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर S स्टैंड फॉर स्विच S, और आप लोगों ने सर्किट में एक स्विच S भी लगा दी है। उसने यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है। उसने कहा है कि सपोज करें जो बैटरी है ना उसकी EMF जो है उसकी सिंबल उसने यूँ लिखी E की इक्वल है। कह रहे इस बैटरी की EMF जो है वो E की इक्वल है। अब EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज किसे कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, इनके ऊपर मैं डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में जाके डिस्कशन करूंगा। अभी हम EMF, वोल्टेज वगैरह पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी अब यही समझ लें कि यहाँ पर इस EMF का मतलब इस बैटरी की वोल्टेज V ही है। यूँ समझें कि इस बैटरी की इस साइड पे पोटेंशियल V था, इस तरफ 0 है, तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो किसकी इक्वल आ रहा है, V की इक्वल है। तो यहाँ पर EMF जो है इस टॉपिक में आप ये कह सकते हैं कि वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को ही शो कर रही है। हम नेक्स्ट चैप्टर में एक जाके टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इन चीज़ों को बहुत क्रिटिकली देखेंगे। तो वहाँ पर हमें नज़र आएंगे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस में या EMF में या वोल्टेज में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी होते हैं। लेकिन क्योंकि वो पूरा एक आर्टिकल है और मैं उस पर डिटेल से वहाँ बात करूँगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं बात इस पर नहीं कर रहा। अभी आप लोगों ने इसको इसी तरह लिख देना है कि इस बैटरी की EMF E की इक्वल है, और इस EMF को यहाँ पर हम V से डिनोट कर सकते हैं। V क्या है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस साइड का पोटेंशियल V है, इस तरफ 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 V की इक्वल हो गया। चलें ठीक हो गया। और आगे इस सर्किट में स्विच S लगा हुआ है और फर्दर उसको वायर्स के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर दिए। ठीक होगी बात। अब जब आप इस टॉपिक का स्टार्ट लेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने जो शुरू करना है
वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर इस सर्किट को डिस्क्राइब करना है, जिस तरह मैंने बताया। तो ये वाला सर्किट आप बनाएंगे और इस पूरे सर्किट के कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन उसे दे देंगे। अब बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले सारी बातें वही हैं जो पहले कर चुके हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड होंगी। सबसे पहले आप लोगों ने कहना है कि जब हम स्विच एस ओपन करेंगे उस वक्त क्या इस कैपेसिटर की प्लेट पर कोई चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। जब स्विच एस ओपन होगा कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज ही नहीं है तो उस वक्त इन प्लेट्स के दरम्यान में कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक हो कि बात? जब स्विच एस ओपन था यहाँ पर चार्ज भी नहीं है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। हम इसमें केस लेंगे एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि व्हेन यू जस्ट स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, जब आप जस्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। तो देखें, अब जस्ट एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने स्विच एस को क्लोज किया। इस इवेंट को जब आप जस्ट स्विच एस क्लोज करेंगे उस टाइम का हम t इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक है, उस t इक्वल टू 0 पे उस वक्त आप लोगों ने याद रखना है इन प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा और प्लेट्स पर चार्ज भी किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। तो t इक्वल टू 0 पे इन प्लेट्स पर जो चार्ज होगा वो किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा, क्योंकि t0 का मतलब होता है आप लोगों ने जस्ट स्विच को क्लोज किया है तो उस वक्त इन प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं था। पहली बात। अब क्या होगा कि जैसे से टाइम गुजरना शुरू हो जाएगा, जैसे से टाइम गुजरना शुरू होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होते जाएंगे तो इस पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे स्विच एस क्लोज करेंगे उसके बाद यूँ यूँ टाइम गुजरेगा ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन आपके उस डायरेक्शन में शिफ्ट होते जा रहे हैं और इस प्रोसेस हम कहते हैं कि क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप मुझे बताएं कि इन प्लेट्स पर जो चार्ज है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? इन प्लेट्स पर चार्ज क्या करता जा रहा है? ग्रो करता जा रहा है। एक छोटी सी बात करते हैं, सपोज़ करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो आकर डिपॉजिट होना चाहता है। अगर मैं इस बात को आपको शुरू से समझाऊँ ना, सपोज़ करें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर ऐड होना चाहता है तो इसको आगे रिपेल करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है वो डिपॉजिट होना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट होने के लिए इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो बैटरी को इस इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने के लिए मोर वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना ईजिली डिपॉजिट नहीं हुआ बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है? रिपेल किया है। एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक और आ गया तो इसको डिपॉजिट होने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चार्जिंग होती जा रही है इन प्लेट्स को, इन इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर ट्रांसफ़र करना क्या होता जा रहा है? मुश्किल होता जा रहा है। एक तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जैसे से इस बात को वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग प्रोसेस में शुरू में चार्ज बहुत ईजिली ट्रांसफ़र होगा। ये बात आप माइंड में रखें, शुरू में चार्ज बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा? जब यहाँ पर सफिशेंट इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट हो जाएंगे तो फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बाद में जो चार्ज की ट्रांसफ़र होगी वो क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। क्लियर होगी बात? और एक आपको पता है कि ऐसी स्टेज भी आएगी जिस स्टेज पर आकर अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V की इक्वल है और इन प्लेट्स के दरम्यान भी पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल हो जाएगा? V की इक्वल हो जाएगा। तो उस वक्त हम बोलेंगे चार्जिंग क्या होगी? स्टॉप होगी। अब यूँ कह सकते हैं कि जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उस वक्त जो चार्जिंग होगी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और जब चार्जिंग स्टॉप होगी उस वक्त जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उन पर जो चार्ज स्टोर होगा दैट चार्ज इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो उस वक्त प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर होगा? जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल कह लें या बैटरी की ईएमएफ के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उस वक्त चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम प्लेट्स पर स्टोर हो चुका होगा और उस वक्त चार्जिंग ने भी क्या हो जाना है? स्टॉप हो जाना है। तो आप चाहें तो मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पर। बच्चे मैंने इक्वेशन लिखी कि मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज़ इक्वल होगा कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई ईएमएफ। ये कोई नई बात नहीं है, ये वो पुराना फार्मूला ही है, Q इक्वल टू CV। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर को अगर हम Q0 कह देते हैं तो कैपेसिटेंस किसकी इक्वल हो जाएगी? C हो जाएगी।
और जो EMF है उसको आप लोगों ने किस से डिनोट किया है, V से किया हुआ है। तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर V लिख सें, क्योंकि अब डायग्राम में एज्यूम कर चुके हैं कि EMF को हम V भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, CV होगा। ये कब होगा, जब चार्जिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। T इक्वल टू 0 पे प्लेट्स पर चार्ज कितना था, 0 था। तो उस वक्त प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस भी किसके इक्वल होगा, 0 होगा। एक और आप चाहें तो इवेंट ऐड कर सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट का मतलब यह है कि अभी चार्जिंग कंप्लीट नहीं हुई और आप लोगों ने स्विच को क्लोज किया हुआ है, उस वक्त प्लेट्स पर जो चार्ज होगा वो Q इक्वल टू C, V में लिख रहा हूँ, और V के साथ मैं छोटा सा INS भी लिख सकता हूँ। INS मीन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसको ज़रा समझें, ये एट एनी इंस्टेंट T है ना, किसी भी टाइम T पे प्लेट्स पर चार्ज की क्या सिचुएशन होगी। देखिए सपोज करें अभी दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हुए हुए, इधर से चार्ज आ रहा है और इधर आकर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो जितना प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा उतना इन प्लेट्स के दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। इंस्टेंटेनियस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल बार बार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। जितना प्लेट्स पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और C यहाँ पर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कैपेसिटेंस है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिवाइज़ करता हूँ, T 0 पे प्लेट्स पर चार्ज 0, प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखें तो Q इक्वल टू CV होगा। जितना प्लेट्स पर चार्ज ज़्यादा, प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि एक ऐसी स्टेज भी आई जब प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो गया, उस वक्त आपकी चार्जिंग स्टॉप होगी। तो मैक्सिमम चार्ज को आप लोगों ने Q0 लिखा, C इंटू अब V इंस्टेंटेनियस के बजाय मैंने V लिख दी है। अब ये कह सकते हैं कि इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी की EMF के क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर Q0 इक्वल टू CV0 होगा। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि क्या स्टॉप होगी, चार्जिंग स्टॉप होगी। अब बच्चों जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन प्लेट्स पर चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि इन प्लेट्स पर चार्ज ग्रो कर रहा है। वो चार्ज जो चार्ज की ग्रोथ है उसको कैलकुलेट करने का कोई मैथमेटिकल टूल भी तो होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स की बाकी साइंसेस से ब्यूटी ये है कि फ़िज़िक्स अपने जितने भी फिनोमेना हो रहे होते हैं उनको मैथमेटिक्स में या फार्मूलाज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जब वो फार्मूलाज में चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो उस चीज़ का एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि इन प्लेट्स पर चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे इन प्लेट्स पर चार्ज भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। और वो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब डेवलप हो जाती है तो चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। अब हम लोगों ने देखना है कि इस प्लेट्स पर जो चार्ज ग्रो कर रहा है उस चार्ज का उस टाइम के साथ क्या लिंक है। अभी तो हम लोगों ने चार्ज को पोटेंशियल के साथ लिंक पढ़ा है ना, अभी हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज का इस टाइम के साथ क्या लिंक है, कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा होता है तो प्लेट्स पर चार्ज की ग्रोथ किस तरह हो रही होती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि चार्जिंग इक्वेशन की बात करते हैं कि चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होगी। मैं इसको लिखता हूँ। ठीक बच्चे, मैंने आपके लिए बोर्ड पे चार्जिंग इक्वेशन लिख दी है। इसमें जो Q लिखा हुआ है ना, ये Q बेसिकली चार्ज एट एनी इंस्टेंट T है। चार्ज एट एनी इंस्टेंट T, यू कैन से कि ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है। Q0 यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है। कुछ लोग इसको इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो E लिखा हुआ है उसका हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है, यानी E यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी वैल्यू 2.718 होगी। अब E की पावर में लिखा हुआ है T/RC। ये T के बारे में तो मैंने आपको बता दी है, एनी टाइम T है, एनी टाइम है। एनी टाइम मीन जिस टाइम पे आप प्लेट्स पर चार्ज को स्टडी करना चाह रहे हैं ये उस टाइम की वैल्यू है। अब नीचे इसके लिखा हुआ है RC लिखा हुआ है। एक बच्चे आपको कंसेप्ट पता होगा, किसी भी चीज़ की जो पावर लिखी जाती है ना, किसी भी क्वांटिटी की जो क्या लिखी जाती है, पावर लिखी जाती है, कोई भी पावर हो, वो किसी भी चीज़ की जब पावर में जो चीज़ लिखी होती है वो चीज़ जो होती है वो यूनिटलेस होती है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। कभी भी पावर में जो बात लिखी है उसकी यूनिट नहीं होती। यूँ याद रख लें कि किसी भी चीज़ की पावर में जो भी चीज़ लिखी होगी वो क्या होगी, यूनिटलेस होगी। इसी कंसेप्ट को अगर मैं बेस बनाऊँ तो लिखा हुआ है -T/RC। तो E की पावर में -T/RC लिखा हुआ है।
अब किसी भी चीज़ की पावर में जो चीज़ लिखी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, यूनिटलेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम है वो तो अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल में देखें सेकंड में है, तो आर सी को भी मस किस में होना पड़ेगा, सेकंड में ही होना पड़ेगा, ताकि ये जो ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्वांटिटी क्या हो जाए, यूनिटलेस हो जाए। बस ये आप लोगों ने बात याद रखनी कि यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी होती है इट ट्रीट जस्ट लाइक अ नंबर, वो नंबर की तरह ट्रीट होती है और उसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं होती। तो यहाँ से हम ये गेस कर सकते हैं कि अगर टाइम लिखा हुआ है ऊपर, तो नीचे भी जो आर सी लिखा हुआ है वो भी टाइम ही होगा, और उसको भी अगर हम सेकंड वगैरह में मेजर कर सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो गया ये जो आर सी जो भी चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली टाइम को ही शो कर रही है। अगर टाइम को शो नहीं करेगी तो बेसिक रूल की वायलेशन हो जाएगी। रूल क्या है, किसी भी चीज़ की जो पावर होती है वो यूनिटलेस होती है। तो अगर ई की पावर में कोई जो चीज़ लिखी है उसको यूनिटलेस होना चाहिए। अगर ऊपर टाइम है तो नीचे भी मस क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो इस आर सी है टाइम, लेकिन इस टाइम को हम एक स्पेशल नेम देते हैं विच इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो ये आर सी है तो टाइम, लेकिन हम इसको एक स्पेशल नेम देते हैं विच इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इस आर सी की यूनिट सेकंड की इक्वल होती हैं। इस चीज़ को मैं बाद में प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन अभी आप ये मैथमेटिकल रूल से भी ये चीज़ सीख तो चुके हैं कि अगर ऊपर टाइम है तो नीचे जो चीज़ लिखी वो भी टाइम ही होगी। बाद में मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें मैं प्रूव करूंगा कि आर सी जो है अगर हम इन दोनों की यूनिट्स को सॉल्व करें, इसकी यूनिट ओहम, कैपेसिटेंस की फेरेड, उन यूनिट्स को अगर हम सॉल्व करके बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करते जाएंगे तो एंड पे हम प्रूव कर देंगे कि सेकंड बच जाएगा। लेकिन वो खैर अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें आइडिया हो गया कि आर सी जो है वो टाइम है, वो तो हमें पता चल गया, बराबर तब होगा टाइम है। इसको हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं विच इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन लिखी बच्चों, ये इक्वेशन चार्जिंग की इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें क्या बताएगी कि किसी भी टाइम टी पे प्लेट्स पर चार्ज की क्या सिचुएशन होगी। तो इस चीज़ ने हमें ये बताना है कि एट एनी इंस्टेंट प्लेट्स पर चार्ज कैसे ग्रो कर रहा है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ये वाली इक्वेशन देगी। बच्चों अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब टी ज़ीरो होगा इन प्लेट्स पर चार्ज ज़ीरो होगा। उस बात को हम इस इक्वेशन से वेरीफाई करते हैं कि क्या वो बात ठीक थी या वो बात ठीक नहीं थी। तो अब इसमें हम केस वन सबसे पहले लेते हैं, और केस वन में हम चेक करेंगे टी इक्वल टू ज़ीरो पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये कहा था प्लेट्स पर चार्ज ज़ीरो है, उसको वेरीफाई करते हैं। तो टी इक्वल टू ज़ीरो आप लोगों ने इक्वेशन वन में पुट करना है। अगर इक्वेशन वन में मैं टी ज़ीरो पुट करता हूँ तो उसको ज़रा सॉल्व करें, इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ की पावर माइनस ज़ीरो ओवर आर सी हो जाएगा। तो आप लोगों ने बच्चों इस टी की जगह पर ज़ीरो पुट कर दिए, क्योंकि टी टाइम है, एनी टाइम मीन इंस्टेंटेनियस टाइम है ना, ये उसको ज़ीरो पुट कर दिया इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ की पावर ज़ीरो बाई समथिंग किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो की इक्वल ही होगा। यानी ज़ीरो को अगर आर सी डिवाइड करेंगे, आर सी से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो के साथ प्लस या माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप प्लस लगाएं या माइनस लगाएं उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो जो चीज़ ज़ीरो हो जाए उसको फिर हम सिंपल ज़ीरो ही लिखते हैं। तो इसके साथ माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जब ज़ीरो होती है ना तो दैट इज़ इक्वल टू 1 होगी। तो E की पावर भी ज़ीरो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1। तो 1 माइनस 1 बच्चों किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो की इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स पर चार्ज होगा दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया मैथमेटिकली भी कि जब टाइम ज़ीरो होगा, टाइम ज़ीरो का मतलब क्या होता है, व्हेन यू जस्ट क्लोज द स्विच, जस्ट क्लोज द स्विच, ठीक है, उस वक्त प्लेट्स पर चार्ज की सिचुएशन क्या होगी, ज़ीरो की इक्वल होगी। अब बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस 2 देखते हैं, और केस 2 आपका अलहदा से बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। हम इस केस 2 में ये करते हैं कि पुट कर देते हैं जो टाइम टी है ना आप लोगों के पास वो आर सी की इक्वल हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम बात ये कर रहे थे कि आर सी जो होगा वो भी टाइम को ही शो करेगा, लेकिन हम लोगों ने इसको एक स्पेशल नेम दिया था टाइम कांस्टेंट का। इस केस 2 के बाद मैं टाइम कांस्टेंट को भी डिटेल से डिफाइन भी करूँगा। अभी बस आप इतना समझ लें कि सपोज़ करें आपका ऐसे एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है वो 1 फेरेड का होता है। वैसे तो आपको पता है फेरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फेरेड के कैपेसिटर बनना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है ना, और कैपेसिटर नॉर्मली जो होता है वो माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड में होते हैं। तो मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर ये 5 ओम का है वो 1 फेरेड का है, तो इस सर्किट का आर सी निकाल लेना।
RC क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, वही लिखा है ना RC। तो 5, R की जगह 5 आ गया, C की जगह पर 1, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो 5 सेकंड होगा ना। 5 सेकंड क्यों मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि ओम भी रेजिस्टेंस की SI यूनिट है और फेरेड भी कैपेसिटेंस की SI यूनिट है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आंसर आएगा। अब हमने देखना है कि इस RC की यूनिट क्या है। उस रूल से हम लोगों ने सीखा था कि इस RC की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में सेकंड होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना है? 5 सेकंड है। ठीक होगी बात। तो अब इस सर्किट के लिए इसको टाइम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि वो तो फिक्स है ना कि सर्किट में जो रजिस्टर लगा है उसकी रेजिस्टेंस भी फिक्स है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी फिक्स है। क्योंकि चार्ज ग्रो करने से, यानी चार्ज कम हो या ज़्यादा हो, उससे कैपेसिटेंस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैंने बोला था कि जो RC है वो टाइम कांस्टेंट है, यानी हर सर्किट में इसकी वैल्यू फिक्स होगी। जिस तरह अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, इस सर्किट में उसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेकंड है। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर T = RC = 5 सेकंड नहीं लिख देंगे। फिर अगर 5 सेकंड लिख देंगे फिर हमारा क्वेश्चन सिर्फ इस कैपेसिटर तक ही रह जाएगा ना। तो हर कैपेसिटर का RC क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस सर्किट की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर। तो अभी हम इसको जनरली सॉल्व करते हैं कि जब T = RC हो जाए फिर उस वक़्त इन प्लेट्स पर चार्ज की क्या सिचुएशन होगी। समझ आएगी बात की ना। और इस अगर सर्किट को माइंड में रख रहे हैं तो अब यूँ समझ लें कि हम लोगों ने देखा T0 पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब देखना ये चाह रहे हैं कि 5 सेकंड्स गुजर जाएंगे जब, तो एट द टाइम ऑफ 5 सेकंड्स प्लेट्स पर चार्ज की क्या सिचुएशन होगी। अब बात समझ चुके हैं। कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, पुट करते हैं T = RC। अब बच्चों आप लोगों ने इस इक्वेशन 1 में जो T लिखा हुआ है ना, इस T को आप लोगों ने RC से रिप्लेस कर देना। मैं इसको पुट करता हूँ। तो देखिए बच्चे, मैंने T की जगह पर वहाँ पर RC लिख दी है। अब ये वाला RC इस RC से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर जब RC से कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर क्या बाकी बच गया? -1 रह गया। अब e⁻⁻1 है तो हम इसको रेसिप्रोकल के नीचे जब लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगी। तो देख लें वहाँ पर e⁻⁻1 को मैंने 1/e लिख दी है। अब e की वैल्यू आपको पता है 2.718 होती है। यहाँ पर e की हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट e = 2.718, इसकी जगह पुट करते हैं। तो देखिए इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी 2.718। अब आप लोगों ने 1/2.718 यानी 1 को इस नंबर से डिवाइड करें और उसका आंसर लिखें। तो बच्चे मैंने 1 को इस नंबर से डिवाइड किया और इसका आंसर लिख दिया 0.367। अब आप लोगों ने 1 में से इस 0.367 को क्या करना है? माइनस करना है। इसको माइनस करके अब हम लिखते हैं। तो देखिए बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 0.633। किसका आंसर है? 1 में से मैंने इसको माइनस किया है तो 0.633 आंसर आ गया। अब एक और आप छोटा सा काम करें, इस इक्वेशन को भी माइंड में रखिएगा। अब हम एक और छोटा सा काम करते हैं कि Q = Q0, इसको उसी तरह ही 0.633, इस इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 100 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो मैंने राइट साइड पे 100 से मल्टीप्लाइड भी किया है, डिवाइड भी किया है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही चीज़ कर रहे हैं। अब ये करें कि इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। जब 100 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 63.3 हो जाएगा। इस 100 को मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे वाला 100 मैंने अभी एज इट इज़ रहने दिए। इस 100 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 100 एज इट इज़। एक चीज़ याद रखना है कि 1/100 जो होता है ना, वो परसेंटेज के इक्वल भी होता है। यानी जो सिंबल होती है ना परसेंटेज की, ये किसको शो करती है? 1/100 को। तो इस इक्वेशन में जो 1/100 लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं ये परसेंटेज वाली सिंबल भी तो लिख सकता हूँ ना। तो ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? Q = मैं थोड़ा तरतीब चेंज करके लिख रहा हूँ, 63.3 के नीचे 100, इस 1/100 को मैं परसेंटेज लिख दूँगा 63.3% कर दिया। ये परसेंटेज रिप्लेसमेंट है 1/100 की। Q0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कम ऑफ Q0 करके भी लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो आप लोगों ने एक इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट बना ली, आपके पास आ गई कि Q = 63.3% ऑफ कौन सा Q0, या अगर राउंड ऑफ करके बोल दूँ तो मैं इसको 63% भी कह सकता हूँ। अब इस बात को ज़रा समझें। इस बात का मतलब है जब किसी भी सर्किट का जो टाइम है वो उसके टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। किसी भी इस तरह के सर्किट का, RC सर्किट इसे बोलते हैं, RC सर्किट, ठीक है। किसी भी RC सर्किट का जब टाइम उसके किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगा, उस वक्त उसका जो कैपेसिटर होगा ना,
उस सर्किट का जो कैपेसिटर होगा वो कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, 63.3% चार्ज स्टोर कर लेगा ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखिए अभी हम ये जो टॉपिक पढ़ जो एग्जांपल ले रहे थे उसमें हम लोग कह रहे थे कि इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है। आपसे कोई बंदा कहता है कि ठीक है ये 5 ओम का है, ये 1 फैरेड का है, इसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है, इस बात के फिजिकल मीनिंग क्या है? आपसे कोई बंदा कहता है कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है, तो आपको इसके फिजिकल मीनिंग बताएंगे, इस बात के फिजिकल मीनिंग क्या है। तो आप उसको ये कहेंगे कि टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड का मतलब ये है कि जब इस सर्किट के टाइम जो है वो 5 सेकंड कंप्लीट होंगे, जब मोमेंट आएगा कि इसके टाइम 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, उस वक़्त इस कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज होगा वो 63% चार्ज स्टोर हो चुका होगा, जितना ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है। तो मैक्सिमम जो चार्ज स्टोर कर सकता है उसको तो हम क्यू नॉट कहते हैं ना, तो उस क्यू नॉट का ये 63% चार्ज क्या कर चुका होगा, स्टोर कर चुका होगा। तो इस चीज़ को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, यानी 5 सेकंड्स के अंदर इसने कितना चार्ज स्टोर कर लिया है, 63% चार्ज स्टोर कर लिया है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। तो इस टाइम को फिर हम नाम दे रहे होते हैं किस चीज़ का, टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट को भी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन ये वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वो आपसे कहेगा प्रूव करो Q इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन आपको आ जाएगी, प्रूव करें। तो फिर इस प्रूफ का बच्चे आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ से लेंगे स्टार्ट। आप सेंस करके ये इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देंगे और फिर आप ये सारा सोल्यूशन लिख देंगे, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बच्चों आपके लिए टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी है। अभी मैं आपको बताया है कि जो टाइम कांस्टेंट होता है उस दौरान जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो 63.3% चार्ज स्टोर कर लेती हैं अपनी किस वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। तो इसी चीज़ को अगर आप वर्डिंग में लिख देंगे तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। तो टाइम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम कांस्टेंट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी वो टाइम होता है फॉर विच कैपेसिटर कैन स्टोर 63.3%, ये वाला 63.3% क्या चीज़, चार्ज ऑफ इट्स कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो जिस टाइम के दौरान कैपेसिटर ये वाली अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर लेता है उस टाइम को हम उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। वैसे ये वाली जो डेफिनेशन होती है ना, ये बेसिकली टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है इन चार्जिंग। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइम कांस्टेंट को दोबारा डिफाइन करेंगे फॉर किसके लिए, डिस्चार्जिंग के लिए। अगर हम टाइम कांस्टेंट की इस सर्किट से डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इसकी एक डेफिनेशन यूँ भी लिख सकते हैं। ज़रा एक चीज़ नोट करें, अभी हम कह रहे थे जो टाइम कांस्टेंट है वो किसकी इक्वल होता है, T इक्वल टू RC होता है। वैसे टाइम कांस्टेंट को इस T की बजाय एक और सिंबल से शो करते हैं, उसको टॉ कहते हैं। जिस तरह टॉर की सिंबल नहीं होती, इसको पढ़ते हैं TOE, टॉ, ठीक है। तो ये जो टाइम कांस्टेंट की सिंबल बिल्कुल टॉर्क जैसी होती है और इसको टॉ पढ़ते हैं, तो टॉ इक्वल टू RC होगा। हमारी बुक में इसने ये सिंबल यूज़ नहीं की, आप कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तब भी खैर है। वैसे बुक में इसने इसको 63.2 लिखा हुआ है। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा था उसमें 3 आ रहा था तो मैंने 3 लिख दी है। अब 3 लिखें अब 2 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसकी सिंबल आप यूज़ कर लें तो अच्छी बात है। टाइम कांस्टेंट की सिंबल टॉर्क जैसी होती है और इसको क्या पढ़ते हैं, टॉ, इसको पढ़ रहे होते हैं। इस फार्मूला की बेस पे भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये तो इसकी बेस पे लिखी हुई है ना, इसकी बेस पे अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एक दफ़ा समझ लें फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए मैं कह सकता हूँ ना कि जो टाइम कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू होगा द प्रोडक्ट ऑफ आर, क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। रजिस्टर खुद नहीं है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस है, और सी जो है वो कैपेसिटर नहीं है, सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। तो ये प्रोडक्ट अक्सर बच्चे कह देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर और कैपेसिटर तो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं ना, आप लोगों ने रजिस्टर की रेजिस्टेंस लिखनी है यहाँ और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहाँ लिखनी है। उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम कांस्टेंट की इक्वल होगा। तो इसकी डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट की इस फार्मूला से भी डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो मुझे देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ किस चीज़ की, रजिस्टर की, एंड कैपेसिटेंस। देखें ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वर्ड है, और कैपेसिटेंस किसकी होगी, कैपेसिटर की, इसका टाइम कांस्टेंट। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो इस प्रोडक्ट को भी हम टाइम कांस्टेंट ही कहते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि इस टाइम कांस्टेंट की जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
अभी हम जो कैपेसिटर लेके बैठे हुए हैं उसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है, और आप लोगों ने मुझे बताया कि 5 सेकंड्स के अंदर ये वाला कैपेसिटर अप्रोक्सीमेट 63% चार्ज स्टोर कर लेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। अगर आप कोई और इस तरह का आरसी सर्किट लेते हैं, उसका टाइम कांस्टेंट पहले अभी जो हम लोगों ने लिया उसका 5 सेकंड था, एक और आप सर्किट लेते हैं जिसका जो टाइम कांस्टेंट है वो 10 सेकंड है। ये बस याद रखें कि दोनों टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट ही हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो कैपेसिटर है अगर इसका 10 सेकंड टाइम कांस्टेंट है, तो आप मुझे ये बताओ ये कैपेसिटर 10 सेकंड्स के अंदर कितना चार्ज स्टोर कर लेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि टाइम कांस्टेंट के फिजिकल मीनिंग यही बनते हैं कि वो कैपेसिटर उस टाइम के दौरान 63% चार्ज स्टोर कर लेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। तो ये कैपेसिटर 5 सेकंड के अंदर 63% स्टोर कर रहा है, यानी ये जो कैपेसिटर है वो 5 सेकंड्स के अंदर 63% स्टोर कर रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। मैं राउंड ऑफ करके 63 लिख रहा हूँ समझाने के लिए। और जिसका टाइम कांस्टेंट 10 सेकंड है वो 10 सेकंड के अंदर स्टोर कर रहा है 63% चार्ज ऑफ किस वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इनमें से कौन सा कैपेसिटर जो है उसका चार्जिंग रेट ज़्यादा है, चार्जिंग रेट ज़्यादा होने का मतलब है कौन जल्दी चार्ज हो रहा है। ये 5 सेकंड के अंदर 63% चार्ज हो जाता है, इसको चार्ज होने में 10 सेकंड लगते हैं सेम चार्ज होने में, यानी इसको 10 सेकंड लगेंगे 63% चार्ज को स्टोर करने में। एक और कैपेसिटर लेते हैं जिसका टाइम कांस्टेंट 20 सेकंड है। अब टाइम कांस्टेंट अगर 20 सेकंड है तो इसको 20 सेकंड लगेंगे कितना चार्ज स्टोर करने के लिए, मैक्सिमम 63% चार्ज स्टोर करने के लिए, क्योंकि 20 सेकंड उसका क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ जैसे से टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जैसे से इंक्रीज़ होती जा रही है, ये 5 सेकंड के अंदर 63 स्टोर कर रहा है, ये 10 सेकंड में 63%, ये 20 सेकंड में 63% चार्ज स्टोर कर रहा है। तो क्या ये मैं बात कहूँ तो ठीक होगी कि जितना टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना उसका रेट ऑफ चार्जिंग कम होगा, और जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना रेट ऑफ चार्जिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात को यूँ समझें, ये 5 सेकंड के अंदर 63% स्टोर करता है, तो इसका टाइम कांस्टेंट कम है ना, लेकिन इसका रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा है। इसका टाइम कांस्टेंट 20 सेकंड है तो इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। ये इनको कंपेयर करके समझेंगे आपको सही समझ आएगी। देखिए ये 5 सेकंड के अंदर 63 स्टोर कर रहा है, ये 20 सेकंड के अंदर 63 स्टोर कर रहा है। अब ज़रा सोचो, चार्ज स्टोर तो सेम हो रहा है, चार्ज स्टोर तो दोनों सेम कर रहे हैं। ये 5 सेकंड के अंदर 63 स्टोर कर रहा है, ये 20 सेकंड में 63 स्टोर कर रहा है, ये चीज़ तो कांस्टेंट होगी। तो हम कह सकते हैं जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा उसकी रेट ऑफ चार्जिंग फास्ट होगी, और जिसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी रेट ऑफ चार्जिंग कम होगी। इस बात को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैंने मुझे एक लाइन लिखी कि टाइम कांस्टेंट कंट्रोल दी रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। किस तरह कंट्रोल करता है वो भी हम लोगों ने रिलेशनशिप बना ली है, वो मैं लिखता हूँ दोबारा। बच्चे मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट का इन्वर्स रिलेशन होगा रेट ऑफ चार्जिंग के साथ। वैसे जो रिलेशन रेट ऑफ चार्जिंग के साथ है वही रिलेशन रेट ऑफ डिस्चार्जिंग के साथ भी है, लेकिन मैंने क्योंकि अभी चार्जिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैंने नीचे सिर्फ चार्जिंग लिख दी है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस कैपेसिटर की जितनी वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ चार्जिंग उतना ही कम होगा, मतलब उतना वो स्लो चार्ज होगा। जिस तरह इसका 20 सेकंड है तो इसकी चार्जिंग रेट बहुत कम है, इसको 20 सेकंड लगेंगे ये 63% चार्ज स्टोर करने के लिए। तो इसका क्या कम था, सॉरी इसका क्या ज़्यादा है, इसका वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, तो इसका देखें रेट ऑफ चार्जिंग कम है, इसने 20 सेकंड ले लिए हैं ये चार्ज स्टोर करने में। इस वाले का क्या कम है, टाइम कांस्टेंट कम है, तो इसका रेट ऑफ चार्जिंग फिर क्या है, ज़्यादा होगा। तो इसने 5 सेकंड के अंदर वही अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर ली है, स्टोर कर ली है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप लोगों ने MCQ के लिए याद रखना है कि वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ चार्जिंग के साथ या रेट ऑफ डिस्चार्जिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। डिस्चार्जिंग को भी हम बाद में भी देख लेंगे। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखता हूँ बोर्ड पर। ये बच्चे मैंने एक और बुक की लाइन लिखी है, ये लाइन तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन बुक की लाइन है इसलिए मैंने दोबारा लिख दी है। मैं लिखा था टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर इन अ गिवन सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज हो जाएगा वो अभी हम लोगों ने लिखा था कि टाइम कांस्टेंट कंट्रोल करता है किसको, चार्जिंग को। तो ये बात कर रहे हैं कि टाइम टेकन टू चार्ज इन अ गिवन सर्किट, कि कैपेसिटर को सर्किट में चार्ज होने का जो टाइम होगा
उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द किस चीज़ से, टाइम कांस्टेंट से। टाइम कांस्टेंट से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना उसका रेट ऑफ चार्जिंग कम होगा। रेट ऑफ चार्जिंग कम होने का मतलब है कि उसको चार्ज होने के लिए उतना ज़्यादा टाइम क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ये बात वो कह रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट टू चार्ज अ कैपेसिटर इन अ गिवन सर्किट इज़ डिटरमाइंड बाय द टाइम कांस्टेंट। कि टाइम कांस्टेंट को देख के हम बता सकते हैं कि वो जल्दी चार्ज होगा या वो लेट चार्ज होगा। जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा हमें पता होगा वो कैपेसिटर क्विक चार्ज हो जाएगा, और जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उसको लॉन्गर टाइम लगेगा क्या होने के लिए, चार्ज होने के लिए। फिर उसने बुक में एक और लाइन लिखी है कि अगर आपके पास एक ऐसा आरसी सर्किट है, अगर उस सर्किट में कैपेसिटर जो लगा हुआ है उसकी बहुत हाई कैपेसिटेंस हो। देखिए अगर उसकी बहुत हाई कैपेसिटेंस होगी, ये असल में बुक में लिखी हुई लाइन है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो जितनी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, हालांकि बातें मैंने कंक्लूजन की फॉर्म में ऊपर लिख सी हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक की लाइन है तो इसलिए बेहतर है उनको रिवाइज भी कर ली जाए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर एक सर्किट है जिसमें जो कैपेसिटर लगा है उसकी बहुत हाई कैपेसिटेंस होगी, देखिए जितनी उसकी कैपेसिटेंस हाई होगी उसका जो टाउ होता है जिसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, कैपेसिटेंस हाई होने से उसका क्या ज़्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अगर उसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ चार्जिंग क्या होगा, कम होगा। तो उस कैपेसिटर को चार्ज होने में लॉन्गर टाइम लगेगा, शॉर्टर टाइम, उसको क्या लगेगा, लॉन्गर टाइम लगेगा क्या होने के लिए, चार्ज होने के लिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप उसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि अगर उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई होगी तो इस फार्मूले से देखें तो उसका जो टाइम कांस्टेंट टाउ जो होगा, सी हाई होने से टाइम कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। अगर उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो आप लिखेंगे उसका क्या कम होगा, रेट ऑफ चार्जिंग कम होगा। जब उस पर चार्जिंग स्लो हो रही है तो उसको चार्ज होने में क्या लगेगा, लॉन्गर टाइम लगेगा। अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो मोर कैपेसिटेंस लॉन्गर टाइम टू चार्ज, एक बात। दूसरा उसने लिखा हुआ है कि अगर एक ऐसा सर्किट है, क्योंकि आरसी सर्किट है ना ये, उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है, उस सर्किट में जो रजिस्टर लगा हुआ है, अगर उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दी जाए तो आपको ये चीज़ तो पता है ना कि रेजिस्टेंस का करंट के साथ भी कौन सा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर किसी सर्किट में हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो उस सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट भी पहले से कम हो जाएगा। तो अगर इस सर्किट में हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब क्या है कि चार्ज का फ़्लो जो है, जो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, चार्ज का फ़्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब चार्ज का फ़्लो कम हुआ तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि फिर चार्जिंग रेट ने भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। तो इस बात को आप विदाउट इन्वॉल्विंग टाइम कांस्टेंट भी समझ सकते हैं कि अगर इस सर्किट के हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा। करंट मीन चार्ज का फ़्लो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब चार्ज बहुत स्लो इधर जाएगा तो जाहिर है उसका रेट ऑफ चार्जिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ चार्जिंग कम होने का मतलब ये है कि उस कैपेसिटर को चार्ज होने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। एक तो फिजिकल एक्सप्लेनेशन थी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए जितनी उसकी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगेन उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब रेट ऑफ चार्जिंग जो पहले बता रहा था कम होगी, और अगेन उसको क्या लगेगा, लॉन्गर टाइम लगेगा उस कैपेसिटर को क्या होने के लिए, चार्ज होने के लिए। तो ये पॉइंट्स उसने बुक में लिखे हुए हैं। बोर्ड में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जिंग, यानी जो चार्जिंग है उसको हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी चार्जिंग का आप लोगों ने ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ को बनाने के लिए मैंने वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग चार्ज लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, ये ओरिजिन है, इसको 0 ले लेते हैं, और ये जो लाइन है वो Q0 को यानी मैक्सिमम चार्ज को शो कर रही है। हम लोगों ने पढ़ा है चार्जिंग की इक्वेशन ये लिखी हुई है, और इस फार्मूले में जो ई आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो ई है वो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब अगर आपका एमसीक्यू आ जाए कि चार्जिंग कौन सा प्रोसेस है तो हम कह सकते हैं चार्जिंग इज़ एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। एक्सपोनेंशियल प्रोसेस कह लें या आप कह रहे हैं चार्जिंग इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि चार्जिंग जो होती है वो एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, ये चार्जिंग इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये बस आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए बात याद रखनी है। और एक्सपोनेंशियल हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये इसके फार्मूले में क्या चीज़ आ रहा है, ई आ रहा है, इस ई की वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल का नाम दे रहे हैं। ये चीज़ें तो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि टी 0 होगा तो चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है प्लेट्स पर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है।
कैसे इंक्रीज़ हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा जब टी टाइम कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगा फिर 63.3% चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्लेट्स पर चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा। ये कुछ डाटा हमारे माइंड में आया हुआ है। एक अभी प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सा टाइम होगा जिस पे जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर जो है वो कंप्लीट चार्ज किस टाइम पे हो जाएगा। ये बात हमारी बुक में उसने थ्योरी में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन इस बात को उसने साइड एक बॉक्स बना हुआ है, उस साइड बॉक्स में लिखने की कोशिश की है। लेकिन आपको अपनी बुक की हालत पता है, वो सारी बातों पे कोशिश ही कर सकता है। उस बेचारे से 10% चीज़ें तो टू द पॉइंट लिखी नहीं गई ना, तो उसकी जो कोशिश है उसको भी हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कि मैथमेटिकली हम उसकी कोशिश को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो क्या हम लोगों ने देखना है कि कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने में कितना टाइम चाहिए होगा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, चार्जिंग की इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमने देखना है कि कंप्लीट चार्ज कब होगा। मैं इस फार्मूला में t को इन्फिनाइट पुट करके सॉल्व करता हूँ, यानी मैं इस फार्मूले में t को इन्फिनाइट यूज़ करता हूँ और फिर देखता हूँ इस इक्वेशन का आंसर क्या आता है। इस इक्वेशन में t को आप इन्फिनाइट पुट करें, तो मैंने t की जगह पर वहाँ पर क्या पुट कर दी है, इन्फिनाइट पुट कर दी। इस t की जगह पर इन्फिनाइट लिख सी है। अब इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, देखिए निकल है माइनस इन्फिनिटी ओवर आर सी लिखा हुआ है। माइनस इन्फिनिटी ओवर आर सी का मतलब होगा कि ये माइनस इन्फिनिटी ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर से डिवाइड करें, इन्फिनिटी के अंदर कोई नंबर ऐड करें, इन्फिनिटी में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इन्फिनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस इन्फिनिटी को अगर आर सी से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर भी माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ई रेज़ की पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसको अगर आप प्लस इन्फिनिटी बनाना चाह रहे हैं तो इसको ओवर से नीचे लेकर आएँ, ये कुछ यूँ बन जाएगा 1 ओवर ई रेज़ की पावर इन्फिनिटी। अब 1 ओवर ई रेज़ की पावर इन्फिनिटी है, तो किसी भी चीज़ की पावर जब इन्फिनिटी लिखेंगे, ये तो 2.718 है ना, इसकी पावर जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये इन्फिनाइट ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसकी जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा। और आप सब ने ये बात पढ़ रखी है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो होता है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी को हम ज़ीरो लिख सकते हैं, तो q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा। तो इस सारी डिस्कशन से बच्चों ये बात प्रूव होगी कि किसी भी कैपेसिटर को क्यू नॉट यानी मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने के लिए, या यूँ कह लें कि किसी भी कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज स्टोर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, इन्फिनाइट टाइम चाहिए होता है। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी कैपेसिटर 100% कभी भी चार्ज नहीं होता। तो हम इतने दिनों से क्यों पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जब किसी कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो 99% से थोड़ा सा भी एक्सीड करता है तो हम उसको 100% कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रूव हो रहा है कि कोई भी कैपेसिटर कभी भी कंप्लीट चार्ज नहीं होगा। इसके बाद अब आपका अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने में कितना टाइम चाहिए होता है, तो हम एमसीक्यू में तो ये लिखेंगे इन्फिनाइट टाइम चाहिए होगा, या आपको मैथमेटिकली के प्रूव करें कि Q इक्वल टू क्यू नॉट कब होगा, तो फिर आप लोगों ने ये उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है कि किसी कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज करने के लिए हमें इन्फिनाइट टाइम चाहिए होगा। अब आते हैं दोबारा ग्राफ की तरफ। अब हमारे पास डाटा काफ़ी सारा हो गया कि टाइम इंक्रीज़ होगा, चार्ज भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन Q नॉट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, इन्फिनाइट टाइम चाहिए होगा। तो भी मैं इसका आपके सामने ग्राफ स्केच करता हूँ। बच्चे देखिए मैंने ग्राफ स्केच किया है यहाँ पर, ये वाला ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम के इंक्रीज़ होने से ये चार्ज का एक्सेस है, चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन ये वाली जो लाइन है इस एक्सेस को हमें टच नहीं करनी चाहिए। बुक में उसने ये लाइन उस लाइन के साथ टच की हुई है। टच का मतलब तो ये है कि विद इन फाइनाइट टाइम ये जो चार्ज है वो क्यू नॉट हो गया। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि विद इन इन्फिनाइट टाइम चार्ज क्यू नॉट होगा। तो आप इस लाइन को ना इसके करीब ले जाकर इसको यूँ थोड़ा सा पैरेलल शो कर देना, उसके साथ टच ना करना। टच करेंगे तो वो जो टी इन्फिनिटी वाली बात है वो रॉन्ग हो जाएगी ना, फिर तो फाइनाइट टाइम में वो चार्ज क्यू नॉट एक्वायर कर लेगा ना। तो पैरेलल का मतलब क्या होगा, जब दोनों को थोड़ी देर बाद पैरेलल कर देंगे, इसका मतलब है कभी भी कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज नहीं होगा। तो ये कोई एक कैपेसिटर का जिसका मैंने ग्राफ बनाया, दोबारा देख लें, टी बढ़ रहा है, क्यू बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, एंड पे जाकर वो लाइन इस लाइन के ऑलमोस्ट
पैरेलल हो गई है। किसी एक और कैपेसिटर का ग्राफ भी बनाते हैं, क्योंकि बुक में 2 ग्राफ बने हुए हैं। तो ये बच्चे मैंने एक और कैपेसिटर का ग्राफ बना दिया। तो ये 2 डिफरेंट RC सर्किट्स हैं, यूँ समझ लें उनके ग्राफ बने हुए हैं। इस ग्राफ को मैं 1 बोल देता हूँ और ये ग्राफ 2 है। ये 2 डिफरेंट जो हैं वो RC सर्किट्स हैं जिनके ग्राफ हैं। 2 चीज़ें अब सीखनी होती हैं। पहली चीज़ कि किस कैपेसिटर का ग्राफ से देखकर कैसे पता चलेगा किस कैपेसिटर का रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा है। तो जिस कैपेसिटर का ग्राफ चार्ज एक्सिस के ज़्यादा करीब होता है ना, जिस कैपेसिटर का ग्राफ चार्ज एक्सिस के ज़्यादा करीब होगा उसका रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा होगा। आसान साल, किसका रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा होगा? जिसका ग्राफ चार्ज एक्सिस के क्या होगा, करीब होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों में से मुझे बताओ रेट ऑफ चार्जिंग किसका ज़्यादा है, आपका क्या ख्याल है किसका रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा होगा? तो अब ये कहेंगे 1 वाले का रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा है दैन किससे, 2 वाले से। और उसकी वजह यह है कि ये चार्ज एक्सिस के ज़्यादा क्या आ रहा है, करीब आ रहा है। एक चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको पढ़ाई थी कि टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ चार्जिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मैंने वही बात लिखी कि टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ चार्जिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ जिसका रेट ऑफ चार्जिंग कम होगा उसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये जो 2 वाला है इसका क्या कम है, रेट ऑफ चार्जिंग तो कम है लेकिन इसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस नीचे वाला जो है इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसका लार्जर टाइम कांस्टेंट होगा, लार्जर RC लिख सकता हूँ। क्यों होगा वो मैं समझ आ रहा है कि इसका रेट ऑफ चार्जिंग कम है, जिसका रेट ऑफ चार्जिंग कम होता है उसका RC की वैल्यू लार्ज होगी। इस वाले के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? इसका अगर कंपेयर किया जाए इस नीचे वाले से तो इसका रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा है, रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा है तो इसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ इसका स्मॉलर RC होगा। तो आपकी बुक में ये लेबल हुआ है कि इसका RC लार्ज होगा और इसका RC स्मॉल होगा। तब आपको बच्चे कंसेप्ट समझ आ गया ना कि इन दोनों इक्वेशंस को माइंड में रखकर हम इसको गेस कर सकते हैं कि किसका RC लार्ज होगा और किसका RC स्मॉल होगा। बच्चों चार्जिंग के टॉपिक में जितना मैंने आपको पढ़ाया आप लोगों ने इतना ही लिखना है। बस 1-2 बातें और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कर देता हूँ। ये पेपर में आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए QT ग्राफ है ना, अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप ले लूँ, स्लोप ऑफ QT ग्राफ, स्लोप आप सबको पता है किसकी इक्वल होती है, tan थीटा को शो करती है। और tan थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अगर इस ग्राफ का मैं परपेंडिकुलर का एक्सिस देखूं तो वो चार्ज है और इसका अगर बेस का एक्सिस देखूं तो वो टाइम है। ये टाइम आ रहा है, इधर चार्ज है इधर टाइम है। तो Q/T जो होता है वो तो किसको शो करता है, करंट को। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, करंट के इक्वल होगी। मैंने फर्स्ट ईयर में डिटेल लेक्चर है मेरा, वो आप देख सकते हैं कि स्लोप किस ग्राफ की कम होगी किस ग्राफ की ज़्यादा होगी। तो स्लोप को तो मैं यहाँ ओवरऑल डिस्कस नहीं करूँगा। अगर किसी बच्चे को स्लोप का आइडिया नहीं है तो मेरा वीडियो को सर्च करें जिसमें मैंने VT ग्राफ पढ़ाए होंगे ना, इसी आपको चैनल पे मिल जाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वहाँ पर मेरा स्लोप के ऊपर तकरीबन 1 घंटे का वो डिटेल लेक्चर है, तो आपको हर तरह की स्लोप्स वहाँ से मिल जाएंगी। अभी मैं इसको डायरेक्टली लिखूँगा। ये जो दोनों स्लोप्स हैं, इन स्लोप्स की जो शेप है वहाँ पर अगर आप जिन बच्चों को आइडिया है उनको तो समझ आ जाएगी बात, जिनको आइडिया नहीं है वो वीडियो देखें। तो ये जो दोनों स्लोप्स हैं, ये दोनों स्लोप के बारे में अगर ओवरऑल कहूँ तो ये दोनों डिक्रीजिंग स्लोप्स हैं। इन दोनों ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग स्लोप है, या स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तभी हम क्या कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ QT ग्राफ किसकी इक्वल है, करंट की इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ की ऊपर जाते हुए स्लोप अगर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो स्लोप डिक्रीज़ होने का मतलब है करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं, एक आपका MCQ यूँ आएगा कि इस जो स्लोप ऑफ QT ग्राफ शो किसको करता है। तो आप लोगों ने कहना है चार्जिंग में स्लोप ऑफ QT ग्राफ जो है वो किसको शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है। और अब अगर चार्जिंग का स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि चार्जिंग के ग्राफ में करंट क्या हो रहा है, यानी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऊपर जाते हुए चार्जिंग के दौरान, मैं अगर कनकुरियाँ लिख सुना, जब चार्जिंग हो रही है तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग के दौरान प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। चार्जिंग के दौरान ये दोनों बातें मैंने प्लेट्स के बारे में लिखी हैं। प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ज़रा खुद सोचें उस सर्किट में करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो करंट अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ से जो सर्किट का करंट है
वो ज़्यादा नहीं हो रहा बल्कि करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं ना। देखिए शुरू में जब यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन से, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने के लिए आएगा, यानी एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होकर आ रहा है ना, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट होने के लिए आएगा तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी जो डिपॉजिट होने के रेट है वो पहले से कम हो जाएगा। डिपॉजिट होने का रेट ही तो करंट है ना। अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, अब जब ये डिपॉजिट होने के लिए आ रहा है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपल्शन होगी तो इन इलेक्ट्रॉन की डिपॉजिट होने की रेशो पहले से कम हो जाएगी। तो डिपॉजिट होने की रेशो कम होने का मतलब यह है कि करंट पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि शुरू में इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली डिपॉजिट होंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन की डिपोजिशन क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, और जितना डिपॉजिट स्लो होता जाएगा इसका मतलब है रेट ऑफ चार्ज कम हो रहा है। जब रेट ऑफ चार्ज कम हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि शुरू में करंट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे जैसे अब चार्ज प्लेट्स के ऊपर ज़्यादा होता जाएगा, प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होता जाएगा, तो सर्किट का करंट वैसे ही कम होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों ने याद रखनी है। एक मैं आपके लिए आसानी के लिए एक और बात लिख देता हूँ, मैं चार्जिंग के दौरान करंट की इक्वेशन लिख देता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने इन प्लेट्स के ऊपर किसी भी टाइम पे चार्ज बता सकते हैं ना, इसी तरह चार्जिंग के दौरान आप सर्किट में किसी वक्त करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, I इज़ इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, ये बच्चों चार्जिंग की इक्वेशन है। अब अगर आपको टाइम पता हो तो आप उस सर्किट में किसी भी टाइम पे अगर आपको टाइम पता हो तो आप उस सर्किट में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे सर्किट का करंट बता सकते हैं। जिस तरह आज हमने क्या देखा था शुरू में कि t0 पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अभी देखते हैं t0 पे चार्ज किस पे 0 होगा, प्लेट्स पर चार्ज 0 होगा। तो देखते हैं क्या सर्किट में उस वक्त करंट भी 0 होगा या नहीं होगा। तो देखिए t0 इस इक्वेशन में पुट करें, अरे जल्दी से पुट कीजिएगा। I इज़ इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ की पावर माइनस 0 ओवर आर सी। 0 ओवर आर सी को हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1। तो योर I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो क्या साबित हुआ कि अगर टाइम 0 होगा तो उस वक़्त प्लेट्स पर चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन सर्किट का करंट 0 नहीं होगा, उस वक़्त सर्किट का करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बच्चों आपके लिए एक्स्ट्रा बातें थी जिसके लिए आप मुझे 1-1 घंटे के लेक्चर के लिए बर्दाश्त करते हैं। ये असल में बच्चों फ़िज़िक्स भी है। अगर आप फिज़िक्स को इस तरह लेना शुरू हो गए ना कि आप लोगों ने जस्ट बुक की जो लाइंस हैं उनकी जस्टिफिकेशन ने आपको गुलाम बना दिया, तो आप कभी भी चीज़ें लाइफ में सीख नहीं सकेंगे। कोशिश करें हर टॉपिक को इतना पढ़ें कि उस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज की असाइनमेंट की बारी है जो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करनी है और मैं आप सबका वेट करूँगा उस चीज़ में। असाइनमेंट बच्चे ये है कि जब मैंने t इक्वल टू आर सी पुट किया था तो आप लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब आप लोगों ने यहाँ पर इस इक्वेशन में इस t की जगह पर एक दफ़ा 2rc पुट करना है, यानी t को क्या पुट करोगे, 2rc। फिर आप लोगों ने चार्ज को कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितने % बनेगा। फिर आप लोगों ने दोबारा t इक्वल टू 3rc पुट करना है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्यों बनाना है। फिर t इक्वल टू 4rc आप लोगों ने फिर चार्ज, और एट द एंड t इक्वल टू 5rc तक आप लोगों ने चार्ज मुझे बताना है कि प्लेट्स पर चार्ज की क्या सिचुएशन होगी। बहुत आसान बात है, मैं थोड़ा 2rc का आइडिया भी दे देता हूँ। देखें जब इस इक्वेशन में t इक्वल टू 2rc आप पुट करोगे ना, इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ की पावर माइनस t की जगह पर आप लोगों ने क्या लिखा है, 2rc ओवर rc। rc से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1 माइनस ई रेज़ की पावर -2। ये नीचे आकर 1 ओवर ई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ई की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जब इसको पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा, इसको पुट करेंगे -4, इसको पुट करेंगे तो -5। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है, क्योंकि डिफरेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को सिर्फ याद होता है t इक्वल टू आर सी किसके इक्वल होगा। तो आपसे पूछते हैं t इक्वल टू 2rc पे कितना चार्ज स्टोर होगा, 3rc पे कितना होगा, 4rc पे। 4rc का मतलब क्या है कि व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो ये जब सारा कंक्लूजन आप करेंगे
तो एंड पे आपको आइडिया होगा कि 5RC के ऊपर भी आकर जो कैपेसिटर है वो कंप्लीट चार्ज नहीं हो रहा, बल्कि उस पर 99 चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। बस ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं इनके आंसर इसलिए नहीं लिख रहा कि थोड़ा सा आप खुद भी एक्टिव हो जाएं। तो मैं बच्चों इन आंसर का कमेंट सेक्शन में आप लोगों का वेट करूँगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।